अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, मिजाज बखैर। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ गुजरे हुए कल की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक खबर हो और बहुत से लोगों के लिए एक ऐसा वाक़या हो जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे, खुसूसन वो लोग जिनका किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी ताल्लुक़ है। और ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में अदालत ने मुजरिम करार दे दिया और दोनों को 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल के लिए नाअहल भी, किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दिए। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। इस बारे में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वकला तंजीमों को इस फैसले पर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये कैसे टाइम में भी बात की गई है कि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पूरी पार्टी जो है, इसमें जो बड़े सारे मेन जो लीडर्स हैं वो हैं ही वकला। खैर, उन्होंने क्या कहा था आपको पहले सुनवाते हैं। हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको आज मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को दफन कर दिया। इमरान खान का सिर्फ जेल बैठना ही इन सब की शर्मिंदगी का बायस है। उन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम, जो रह गया था ना कसर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर और जज उनके साथ कैसी बर्ताव कर रहा था। ये किस किस्म के जजेस आए हैं? ये लॉयर्स आप हमें जवाब दें। क्या हमने समझा था कि आपकी जो एसोसिएशन हैं और जो बार काउंसिल्स हैं ये नजर रखती हैं इन चीजों के ऊपर? वो किधर हैं? बोल क्यों नहीं रहा कोई? मेरे ख्याल में और हमें जोश से निकलना चाहिए। 8 तारीख को एक वोट की कीमत कोई पैसा नहीं पूरा कर सकता। ये हमारी इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी है। अगर इस निजाम से हमने बचना है तो हमें वोट डालना पड़ेगा। तले साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। तले साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2018 में इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था और आज हम देख रहे हैं कि तारीख ने 10 साल के बाद खुद को दोहराया, 5 साल के बाद खुद को दोहराया और 2024 में इलेक्शन से पहले बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। बड़ी देजावू सिचुएशन होगी क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम भी जो जज थे उन्हीं जज ने, जस्टिस मोहम्मद बशीर ने, ये फैसला सुनाया है। दोनों सजाओं में आप क्या फर्क देखते हैं? देखें, जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था वो पनामा गेट के ज़रिए किया गया था और पनामा गेट के अंदर जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था, जिस बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि वो ये कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी के अंदर एक ओहदा संभाला हुआ था जिसके अंदर उनको कुछ तनख्वाह मिली थी जो उन्होंने अपने अकाउंट से विड्रॉ तो नहीं करवाई, लेकिन चूँकि अपने अकाउंट को उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं ठहरे। तो वो एक बाहमी मामला था जिसको बुनियाद बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। जो ये मामला है इसके अंदर आपको बादी नज़र में तो तमाम निज़ाम वही नज़र आता है, वही जज बशीर है, वही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वही मुकदमात हैं, उसी किस्म की सज़ाएँ हैं, लेकिन इसके असास बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई बाहमी मामला नहीं है, ये रियासत से मुतल्लिक़ मामला है। एक रियासत से मुतल्लिक़ मामला 12 मई का है जिसके केसेस चल रहे हैं। एक रियासत से मुतल्लिक़ मामला तोशाखाना का है जिसके अंदर कल सज़ा हुई और तोशाखाना जो है वो तहाइफ हैं जो दूसरी रियासतें आपको बतौर रियासत के नुमाइंदे के तौर पर देती हैं और अगर आपको उसकी ख़रीद का शौक़ है तो आपको पहले रियासत के हवाले करना होता है। सीधे अल्फाज में अगर आप रियासत के हवाले ना करें, उसको अपने कब्ज़े में रख लें, फिर उसको बेच दें और बेचने के बाद जो रकम वसूल करें उस रकम से रियासत को अदायगी करें और बेचें भी कौड़ी के भाव। यानी आप देखें ना, एक तरफ तोहफ़ों की कीमत जो है एक लेवल के ऊपर 3 अरब के करीब है, 2 और आपने पे किए 9 मिलियन। तो ये जो केस है बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जिस केस की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को सज़ा मिली। इमरान खान साहब का दावा ये भी था कि वो बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम चलाते हैं और उनका दामन पाक है मुकम्मल तौर पर, दूसरों को तो वो चोर ठहराते हैं, जिस तरह आपने सुनवाया बिलावल भुट्टो साहब जो फरमा रहे थे। अब जाहिर है उसी निज़ाम के तसल्लुत के नीचे आए हैं तो केस है, उसकी असास मुख्तलिफ है, लेकिन आप सहें कि उसको चलाने वाली सास जो है वो एक ही है। अच्छा, ये अपने जज से बड़े नाराज़ नजर आ रहे हैं। अलीमा खान साहिबा के भी आपने स्टेटमेंट सुना है, वो बड़ी नाला नजर आ रही कि भी जज ने उनको सुना नहीं। जज का रवैया भी आप उनके साथ देख लें, पर अगर देखा जाए तो बड़े करीब माजी में भी देखें तो खुद बानी पीटीआई इन जज की बड़ी तारीफ करते थे, इनको हीरा कहते थे, इनको हीरो कहते थे, इनकी पार्टी वाले इनकी बड़ी तारीफ करते थे। मदिया, मैंने जब से सियासत को पढ़ना शुरू किया है और जब से सियासत पर जर्नलिज्म करना शुरू किया है, मेरी नज़र से कोई ऐसा लीडर नहीं गुज़रा जिसने किसी मौके के लिए
कोई ऐसी साउंड न छोड़ी हो जो उस पर खुद लागू होती हो। मतलब इमरान खान कमाल हैं कि दुनिया में जो भी उन्होंने बात की है वो घूमकर उनके ऊपर लागू ज़रूर हुई है। आप देख लें, चाहे वो उसका ताल्लुक ज़ाती अमाल से हो, इल्ज़ामात से हो, बड़ों से हो, बड़कों से हो, कुछ भी हो, उन्होंने माशाल्लाह इतने अल्फाज बोले हैं दूसरों के बारे में जो झट से जब उनके ऊपर सिचुएशन होती है तो उसके लिए हम उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जज बशीर साहब के बारे में भी ये कहते रहे, इनके जो मीडिया ट्रोल्स हैं वो भी जज बशीर साहब को बेहतरीन जज कहते रहे और कहते रहे कि तारीख़ में इनका नाम लिखा जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि निज़ाम की जो सास है यानी सिस्टम जो है वो एक ही है, लेकिन इसके नीचे केसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। और आप देखें ना, कल फिर इमरान खान की अहलिया जो है उनको 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई। आपकी टीम अगर जेलों का दौरा करे जहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं तो आपको बताए कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ख़वातीन करती क्या है। लेकिन यहाँ पर बुशरा बीबी जो है उनको उनके 300 कनाल के घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया और उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, ख़वातीन जो उनके लिए बाहर निकले थे लाहौर के अंदर, खदीजा शाह का नाम ले लें, चले उनका तो मामला तय हो गया, जो सियासतदान हैं उनका आप नाम ले लें, वो उन जेलों में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप एक रात नहीं गुजार सकते। तो इमरान खान की बेगम जो है वो 300 कनाल के घर के अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट बर्दाश्त करे और दूसरों के बच्चे जो हैं वो दूसरी जगह पर मौजूद हों। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी की क़यादत को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने साथ क्या किया और वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऑल्सो वो एग्जाम्पल क्या सेट करे लोगों के सामने, फिर यहाँ पे लोगों को भी पता होना चाहिए ना, वो ख़वातीन जो स्पेसिफिकली निकलती हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो लेवल कितना बदल जाता है। अच्छा मुझे बताएं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 में जो सज़ा मिली थी वो बरकरार नहीं रह सकी। आप क्या देखते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को जो सज़ा मिली है ये बरकरार रहेगी या हो सकता है कि आने वाले दिनों में, साल 1.5 साल में ये भी रिवर्स हो जाए? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको बज़रिया कानून और उसके बाद अदालत के फ़ैसले के ज़रिए, चूँकि 5 साल गुजर गए थे तो बज़रिया कानून उसको कहा गया कि अब उन्होंने अपनी मुद्दत डिस्क्वालिफिकेशन गुजार ली है। सो इन अ वे उन्होंने अपनी सज़ा भुगती है, लेकिन उसके बाद जो उसके नतीजे में उनको सियासी कॉस्ट उठानी पड़ती थी ताहयात नाअहली की, वो ख़त्म की गई है। इमरान खान साहब का जो मामला है, अगरचे ये दीवानी मुकदमात की ज़ुमर में अब आता है, तो इमरान खान साहब जिस तरह मैंने कहा कि रियासती मामलात के अंदर उलझ गए हैं। रियासत के असासों को खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है, रियासत के ऊपर हमले का इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ ने साइफ़र केस नहीं किया था, उन्होंने कोई कौमी दस्तावेज़ात को लहरा कर उसकी बुनियाद पर कोई फिक्शन जनरेट नहीं किया था। आप उनके बारे में फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप उनसे उनके फाइनेंसेस का हिसाब मांग सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क के खिलाफ उन्होंने साजिश की और साइफर जैसे मामले में उलझे। सही। अच्छा, इनके केस में, बानी तहरीक इंसाफ के केस में इनके वकला के किरदार को आप कैसे देखते हैं? कि हम देखते हैं कि जी समाज शुरू होगी, वकला इनके आए ही नहीं और वकला का इंतजार ही करते हैं। और हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे मामलात में उनकी वकला टाइम पे पहुंचते भी नहीं थे। तो ये आपको लगता है कि उनकी जानिब से क्या कोई ताखीरी हरबे थे, या आप बोलेंगे कि भाई ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था उनके वकला का? देखिए मदिया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अडयाला केस में, अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत जारी है और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लाहौर में अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और आखिरी खबरें आने तक, जिन्हें आज से अभी से कोई 10 मिनट पहले तक जो हमारे रिपोर्टर हमें वहाँ से बता रहे हैं वो ये कि जो वकील सफाई अभी तक पहुँचे ही नहीं। देखिए, जब आपने तमाम वकीलों को ये बता दिया कि मेरे जेल जाने से आप इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वकील तो आपको जेल से क्यों निकालेंगे? वो तो आपको रखेंगे जेल के अंदर ताकि उनका बयानिया बिके। तो एक सिदम ज़रीफ़ी है इस तमाम सिचुएशन के अंदर कि इमरान खान साहब का जेल में होना वकला के लिए एक ज़मानत है पार्लियामान में होने के लिए। इमरान खान अगर बाहर निकल आए तो इमरान खान के बाहर निकलने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सिर्फ वकीलों की नाअहली या सुस्ती या काहली या किसी और वारदात की वजह से जेल का सामना है, वो संजीदा मुकदमात है, लेकिन जो काविश आपको नज़र आनी चाहिए वो काविश बिल्कुल भी नहीं है। तितर बितर हुए हैं, सब ने टिकट ले लिए, सारे अपने अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और ये दिलचस्प जुमला आप बार बार सुनती हैं वकला से कि जी इमरान खान के मामले के ऊपर आप इंतकाम लें वोट डाल के। अब वोट उन्होंने इमरान खान को तो नहीं डालना, वोट उन्होंने वकला को डालना है। तो इन अ स्ट्रेंज वे इमरान खान जेल के अंदर उनकी वकला की टीम के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है एज़ कम्पेयर टू इमरान खान जो जेल से बाहर हो।
लेकिन आपको लगता है तलत हुसैन साहब, ये जो हमने अदालती कार्रवाइयाँ बराह रास्त अपने टेलीविजन पे देखी हैं, और हमने ये भी देखा है कि उनकी वकला की जानिब से, मतलब वो आवाम जो कि फ़हम रखती है, जो कि थोड़ी बहुत समझती है कानूनी लैंग्वेज को, और वो जब उन्होंने देखी तमाम तर कार्रवाइयाँ जो कि लोगों के घरों तक आ रही थी, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पे वकला का किरदार क्या था? और बहुत सारे केसेस में हम जिस तरह से अदलिया के किरदार को बार बार जो है वो हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे लोगों ने ये भी देखा कि हाँ नहीं जी, भी कुछ खामियाँ आपकी भी थी, कहीं पर आप भी जो है वो भरपूर तरीके से डिफेंड ही नहीं कर सके थे, और आपके पास कुछ था भी नहीं डिफेंड करने के लिए। अगर मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से बात भी करूँ तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो सिंबल का मामला है, जिसकी बुनियाद जो बुनियाद बना है इस तमाम मसले का, जिसमें आपको हर कैंडिडेट से अलग-अलग बात करनी पड़ती है क्योंकि हर किसी के पास अलग सिंबल है, और पार्टी का निज़ाम तितर-बितर हो गया, इंतखाबात उन्होंने नल एंड वाइड करार दिए, वो अगर बराह रास्त मदिया ना दिखाई होती कार्रवाई, और हम और आप इस वक्त बैठकर ये कह रहे होते जी कि हमारी समझ के मुताबिक ये निज़ाम बड़ा खोखला है और ख़राब है, वो तो शुक्र है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया और हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, लोगों ने भी देख लिया कि वकला की कैफियत क्या है और उनकी अहलियत क्या है। और कैफियत ये है कि जब उनसे दस्तावेज़ मांगी तो दस्तावेज़ नहीं है, अहलियत ये है कि जब उन्होंने फौरी तौर पर उनसे वजाहत मांगी तो वजाहत नहीं है, और फिर जब वादा करते हैं तैयारी इतनी है कि जी हम फलां दिन कागज़ ले आए तो कागज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में लाइव ब्रॉडकास्ट ने फ़र्क तो बहुत डाला है, लेकिन जो जादू है जो चढ़ाया गया लोगों के सर पर, और मुसलसल 2014 से जिसके अंदर मीडिया का किरदार भी बड़ा मरकज़ी है, वो जो जादू है वो उतरने को नज़र नहीं आ रहा। लोग जानते हुए, देखते हुए कि हालात किस किस्म के हैं, वाक़यात किस किस्म के हैं, आमाल किस किस्म के हैं, केसेस किस किस्म के हैं, बहुत सारे लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन द ओनली वे टू फाइट दिस हिपोक्रेसी, ये जो दोगलापन है, वो ये है कि इन कार्रवाइयों को बराह रास्त दिखाया जाता रहे और फैक्ट्स लोगों तक सामने लाए जाते रहे। बाकी जो अमाल की सज़ा है वो तो मिल ही रही है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बानी तहरीक इंसाफ की जो सज़ा उनको मिली है उसका अभी तक तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया, तो इस सूरत में सज़ा के खिलाफ अगर अपील करना चाहें तो ये अपील कैसे फाइल होगी? कानूनी नुक्ता है, आई डोंट नो व्हाट द प्रोसीजर इज़, लेकिन अपील फाइल तभी होगी जब हतमी फैसला आ जाएगा, क्योंकि उसके मतलब लिखा हुआ फैसला आ जाएगा, क्योंकि उसके नुकात को बुनियाद बनाकर ही आप चैलेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज या कल में उम्मीद यही कर रहे हैं कि फैसला आ जाना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तो बाकायदा आगाज़ हो गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया है, वो सब जेल करार दे दी गई है, और उस जेल में अब वार्डन तैनात होंगे और वो अपने घर के अंदर ही रहेंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, लेकिन अपील इसके खिलाफ तभी फाइल होगी जब नुकात वाजे हो जाएंगे किन कानूनी नुकात की बुनियाद पर जज साहब ने ये सज़ा दी है। अच्छा तलत साहब, आपको लगता है कि इससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो और पम्प्ड अप होगा? क्योंकि जैसे हम कल सुन भी रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब बार बार ये बात करें कि भाई जो हमारा जो वोटर है वो इससे और पम्प्ड अप होगा, वो घर से निकलेगा, उसको और जोश और वलवला उसमें आ गया है। लेकिन अगर देखी जाए तो यही सिचुएशन हमने देखा था कि 2018 में भी थी कि मुस्लिम लीग नून के जब देखा कि वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी जेल में, उनकी बेटी भी जेल में, तो तब हमने नहीं देखा कि उनका वोटर ऐसे खुल के बाहर आया हो। तो आपको लगता है कि वाकई ये जो अभी करंट सिचुएशन है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है उनका वोटर उतना ही पम्प्ड अप बाहर आएगा? देखिए, हमें यह भी बात करनी चाहिए जो सच्ची बात है कि निज़ाम कोई फेयर निज़ाम नहीं है, ये निज़ाम मैनिपुलेटेड निज़ाम है। अगर कोई मुझे यह बताए कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का असर इन मुकदमात पर नहीं हुआ तो वो मुझे ज़ाहिर अहमक ही समझ रहा होगा, और मैं बात अगर मान लूँगा तो उससे बड़ा अहमक हूँगा। तो ये नहीं है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस से पाक हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बुनियाद है इन केसेस की, और जब ये केसेस बन रहे थे आपको याद होगा कि जो तोशाखाना का मामला सामने आया वो कैसे मामला सामने आया। वो तो एक पाकिस्तान के शहरी ने मालूमात चाही इमरान खान से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जी आपको जो तोहफे शोफे मिले ज़रा बताएं तो सही। उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे अगर हमने आपको मालूमात दे दी तो मालूमात देने से पाकिस्तान की साख ख़राब होगी और हमारे बड़े अहम बाहमी ताल्लुकात है वो ख़राब हो जाएंगे। तो मालूमात फ़राहम नहीं की, और उसके बाद फिर ये मालूमात सामने आए तो ये सारा उकदा खुला। तो ये केसेस जो हैं संजीदा केसेस हैं,
इनकी सज़ा जो है ज़ाहिर है मिली है, लेकिन जो वोटर है वो इसको पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के ज़ुमरे में देखेगा। उनका वोटर पम्प्ड अप है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सुकम है वोटर के पम्प्ड अप होने में और उसका सियासी फ़ायदा उठाने में, वो ये है कि वोटर का पम्प्ड अप होना और उस गुस्से को एक मुनज़्ज़म निज़ाम के ज़रिए वोट में ट्रांसलेट करके बैलेट बॉक्स में डलवाना, वो एक अलग प्रोसीजर है और वो एक मुनज़्ज़म सियासी जमात ही कर सकती है। इस वक्त उनकी सियासी जमात तितर बितर है, निज़ाम उसका शिकस्त और रेख्त का शिकार है। उनकी तमाम क़यादत या तो छोड़ के जा चुकी है या रुपोश है, और जो क़यादत सामने आई है वो उन वकला की है जो इमरान खान साहब को जेल में देखना चाहते हैं। कम से कम ज़मीनी हक़ाइक़ तो हमें ये नज़र आ रहे हैं। तो उस गुस्से को मुझे समझ नहीं आती ट्रांसलेट अपने एडवांटेज के लिए कैसे करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तलत हुसैन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये हम ज़रा सिचुएशन के हवाले से बात करें, कल बनी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सज़ाएं मिली हैं, जो कि आपके सामने प्रमोसी पे तज्जिया भी ले रहे थे। अच्छा, अब एग्जैक्टली 1 हफ्ता रह गया है इलेक्शंस में, और हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो गुस्से में भी हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, और उनकी परेशानी की वजह ये वो कह रहे हैं कि भाई वोट मांगने भी लोग नहीं आ रहे क्योंकि कारकर्दगी लोगों की बहुत बुरी रह चुकी है। मैं कराची के, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम आपके सामने सीरीज़ में कराची के डिफरेंट हल्के रखे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के मसाइल आपको बताएं कि चलें जी, अगर ये जो उम्मीदवार हैं खुद नहीं जा रहे पर इनको एटलीस्ट पता चल जाए और बाकी भी लोगों को पता चल जाए कि भाई इन हल्कों के मसले मसाइल क्या हैं। आज एक और कराची का हल्का डिस्कस करूँगी। कराची का हल्का जी 242 बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है ये हल्का, और ये इलाके अरसे से पानी, पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। यहाँ रहने वाले वोटर जो हैं और जो लोग हैं वो वाटर टैंकर से पानी ख़रीदते हैं। इलाके में कोई पार्क भी नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया लेकिन अब वो तबाहाल है। हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान ने इस हल्के में मौजूदा सूरत हाल की एक रिपोर्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 242 में, जहां की कुल आबादी 10,25,000 से जायद है। कुल वोटर्स की अगर हम बात करें तो 4,32,000 से जायद वोटर्स यहां मौजूद हैं। मेरे पीछे वाटर टैंकर्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हल्का बल्दिया टाउन, सईदाबाद, इत्तेहाद टाउन और कायम खानी कॉलोनी पर मुश्तमिल है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता, घरों पर ख़रीद कर पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। आए लोगों के मसाइल जानते हैं और जानते हैं कि वो किसको इस इलाके से मुंतखब करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा बल्दिया टाउन में मसाइल क्या है? बल्दिया टाउन में सर सबसे पहले तो पानी का बड़ा मसाइल है। यहाँ पानी नहीं है, बहुत परेशानी है पानी की वजह से। हम टैंकर डलवाते हैं यहाँ पे, 9-9 हज़ार रुपये के टैंकर हैं, 3-3 खाने, एक खाना 3,000 रुपये का मिलता है हमें। तो वोट लेने वाला तो देखें वोट ले आते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीवरेज का बहुत मसला है। सीवरेज का मसला ये है कि सीवरेज की वजह से रोड खराब होता है। बल्दिया टाउन में सड़कों की क्या हालत है? आप बस चलाते हैं यहाँ पे? बहुत बुरी हाल है, यकीन मानो। अगर मैं बोलता हूँ अगर कोई ऑपरेशन वाला आदमी बैठ जाए तो मर जाएगा बाखुदा। बस तो इस दफ़ा वोट किसको देंगे? मैंने तो भाई वोट देना ही नहीं है इस दफ़ा। मसाइल यही रोड का, ये जंप खड्डे खाते खाते हमारी गाड़ियाँ टूट रही हैं इससे। सर बहुत बुरी हालत है, रोज़ाना टायर पंचर, गाड़ी की कमानियाँ टूट जाती हैं। कभी जो है ना ये हेडिंग खुल जाती है तो फिर पानी भी घरों में नहीं आता इधर। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 की सड़कों को देखकर लगता है जैसे सड़कें कभी बनी ही ना हो। सीवरेज का इतना ख़राब निज़ाम है कि जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से बदबू बहुत उठ रही है। लोग भी परेशान हैं, उनसे बात भी करते हैं। मेरे ख्याल से बल्दिया का तो कोई मुस्तकबिल है ही नहीं और ना रहा है। कोई काम नहीं, अभी काम इलेक्शन की वजह से थोड़ा काम करवा रहे हैं, फिर नज़र भी नहीं आएंगे। सीवरेज लाइन देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, लोड शेडिंग देख लें, गैस तो कई सेक्टरों में आ ही नहीं रही है। बल्दिया टाउन की मेन सड़क है जो इत्तेहाद टाउन को निकलती है, और यहाँ देखें सूरत हाल आपके सामने, आपका कैमरा दिखाएगा। 4 दिन हेड चलता है, यहाँ सब दरिया बना होता है। घरों में पानी आता है सर? 3500 का 3200 रुपये का टैंकर डलवाते हैं लोग। यहाँ पर जो जीत जाता है MP MNA दोबारा आता ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इस वक्त हम बल्दिया टाउन की एक गली में मौजूद हैं। ये देखें जी, गटर पे ढक्कन मौजूद नहीं है यहाँ पे। ये मेन होल है, अंदर पानी चल रहा है इसमें से, ये ढक्कन नहीं है। लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो सारी तंजीमों के, सारी सियासी जमातों के जो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, सबके जो है वो झंडे लगे हुए हैं।
तो जनाब बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये वो ग्राउंड है जो कि इतना बड़ा ग्राउंड है बल्दिया में, जिसमें एक साथ 3 ग्राउंड्स जो हैं वो बनने थे, यानी कि हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम बनना था। लेकिन इसका हाल आपके सामने है। भाई क्या सूरत हाल है? अकेडमी नहीं बनी कभी? यहाँ पे अकेडमी तो बनना था, लेकिन अकेडमी के बनने के बाद यहाँ पे सीवरेज लाइन आ गया। आप इधर का हालात देख सकते हो, ये पूरा जितना भी गटर का पानी इस ग्राउंड के अंदर किए हुए हैं, और वो जगह जो इधर कमरे बने हुए वो भी तोड़ दिए इन लोगों ने। कोई सेफ्टी नहीं है। इस दफ़ा बल्दिया की आवाम, ख़ास तौर पे जो आप लोग हैं, यूथ हैं, उन्होंने क्या सोचा है, किसको मुंतखब करेंगे? जहाँ तक ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल, जो जिस बंदे ने यहाँ स्टेडियम आबाद भी किया MQM ने, नर बंदा है इस वक्त वो ये बल्दिया को बनाने में, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। बल्दिया टाउन का इलाका है, लेकिन ये भी अब उन गांव गोटों की तरह ही होता जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि लोग किस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि जो वाटर टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है 3000, 4500, 5000 तक का वाटर टैंकर है जो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो इस तरह सरकारी नलों से पानी भरता है। बिल्कुल पानी नहीं आता घर में? आता है 2.5-3 महीने के बाद आता है, वो भी 1 घंटा, उससे क्या होगा? तो ये रोज़ भरते हैं आप इस तरह पानी? हम रोज़ाना 10 कैन 8 कैन भरते ही हैं। मजबूरी में ये करना पड़ता है इस उम्र में भी। हमने बोला पानी का मसला हल करो तो हम आपको वोट देंगे, क्योंकि ये 40 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। आप लोग आते हो, वादा करते हो, फिर चले जाते हो। बल्दिया टाउन की आवाम चाहती है कि उनके बुनियादी मसाइल हल हो जाएं, घरों में पानी आए और सड़कें बन जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो वादे मुंतखब होने से कबल उम्मीदवारों की जानिब से किए हैं, अगर वो वादे पूरे कर देते हैं तो उनके मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। We'll take a short break here, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें बात करनी है स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे की कमी और इंटरबैंक में डॉलर की 279 रुपये 30 पैसे पर जो ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक की मजीद जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं। अमान नुमान रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सिचुएशन है अभी डॉलर के हवाले से बताएं? रुपया कहीं मुस्ताकम होने का नाम ले रहा है? वालेकुम अस्सलाम मदिया, बहुत शुक्रिया। और नहीं, रुपया तो हमारा माशाल्लाह से तगड़ा है। पूरे जनवरी के महीने में हमने देखा कि रुपया जो है वो ना सिर्फ उसकी कदर में इस्तेकाम रहा है, बल्कि उसने डॉलर को जो है इस तरीके से बड़ा टफ टाइम दिया गया। और बात यह है कि मुझे हमें देखें IMF की चीज भी मिल गई, हमारी अब बरामदात बढ़ना शुरू हो गई हो और हमारी जो बरामदात है उसको कंट्रोल किया गया है। ये पॉलिसी और डॉलर की जो स्मगलिंग को रोका गया, इसमें रुपये की कदर में बहुत अच्छा असर डाला है। यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 280 के करीब ही रहता है, 280 से ना बढ़ रहा है ना ज्यादा गिर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है कि किसी जगह इसकी कदर ठहर गई है और आगे जो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को अपने फैसले करने में आसानी हुई है। तो कहा यही जा रहा है कि आइंदे दिनों में डॉलर जो है वो ज्यादा तगड़ा नहीं हो सकेगा और रुपये के तगड़े होने की काफी सारी उम्मीदें हो। ये सूरत हाल है। अच्छा, स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं आज आपको बता दूं कि कल स्टॉक मार्केट में बड़ा अच्छा ट्रेंड हमने देखा था। स्टॉक मार्केट जो है वो 750 पॉइंट प्लस भी हुई थी कल। जी कल देखा था, कल स्पेसिफिकली जो ये फैसला आया था बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसके बाद में देखा कि बड़ा बुलिश ट्रेंड आया था। हाँ मदिया, एक तो फैसला आया, इकबाली PTI को सजा हुई, नाहरी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में उसको जस्ट कर लिया था। स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट प्लस थी इसके बावजूद, लेकिन स्टॉक मार्केट जब बंद होने इससे 1 घंटे 2 घंटे पहले जो स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमने देखा और स्टॉक मार्केट जो 135 पॉइंट की करीब बंद हुई। 62,000 पॉइंट की हावी बहाल नहीं हो सकी शायद, लेकिन आज सुबह से मार्केट की तरफ तेजी का रुझान हम देख रहे हो कि 62,000 की हद बहाल हो चुकी है। 184 पॉइंट अभी की मार्केट जो है वो प्लस है। 62,167 से जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और ये 62,000 का लेवल जो है वो सस्टेन करती हुई मार्केट नजर आई है। लेकिन जनवरी के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों ने तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख डॉलर जो है वो सेल किए हमारी मार्केट में शेयर, और उसके पैसा वो 3 करोड़ 70 लाख डॉलर निकाल के ले गए। यानी जनवरी के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों को ये नजर आ रहा है कि क्योंकि आगे इंतखाबात है और इंतखाबात किस तरह से होते हैं, कितने पुरअमन होते हैं, नई हुकूमत कौन बनती है, इसकी पार्लियामेंट में कितनी अक्सरियत होती है,
टीमों में उनकी हुकूमत होती है नहीं होती और आईएमएफ को किस तरह डील करते हो, तो वो इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव होकर उन्होंने अपना सरमाया थोड़ा वापस निकाला। यही वजह है कि हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट जो 65,000 से गिर के 62,000 पाउंड पे आ चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। रिजवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, डॉलर के वाले से बात भी कर रहे थे, रुपया मुस्ताक हुआ ये भी बता रहे थे, और साथ में करंट सिचुएशन है उसके वाले से भी अभी अपडेट कर रहे थे। अच्छा, इलेक्शन जैसे आ रहे हैं हम देखने की जो कशीदगी की फिजा है ये बढ़ती चली जा रही है। कराची पुलिस ने पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिया और हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का अमल जो है वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब ये हफ्ता रह गया है तो ये CCTV कैमरे जो लगाए जाएंगे, क्योंकि कराची कोई छोटा शहर नहीं है, ये बहुत बड़ा शहर है और जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस भी हमने देखा है कि जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो शहर में बढ़ते हुए भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के वाक़यात, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी ने एडिशनल IG कराची खादिम रिंद से खुसूसी बातचीत की है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन आने में और पोलिंग डे आने में बस अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। सिंध पुलिस की जाने से भी भरपूर तैयारियां की गई हैं। कराची में क्या सूरत हाल रहेगी, क्या जो है नफरी तैनात की जाएगी, इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, इस वक्त मेरे साथ कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर क्या तैयारी है कराची पुलिस की, और जो माजी में भी हमने देखा झगड़े हुए हैं और थ्रेट अलर्ट्स भी आते रहे हैं, तो उसको कोप करने के लिए क्या आपके पास इकदाम किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें जी, इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे मुल्क में, तो कराची जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं पुलिस को। इस इलेक्शन के लिए तकरीबन कोई 44,000 की हमारी टोटल डिप्लॉयमेंट्स हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 5,330 जो पोलिंग स्टेशंस हैं ऑलमोस्ट सारी इधर सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव करार दी गई हैं। तो उस हिसाब से जो है डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से प्लान की गई है। डिप्लॉयमेंट्स में हमारी जो नफरी है उसमें कुछ शॉर्टेज आ रही थी, लेकिन वो हमें कुछ गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से नफरी मिल रही है। कुछ स्काउट्स को हम इंगेज करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ एडिशनल पुलिस भी हम रिक्रूट करेंगे। तो उस हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको तो हम पूरा कर लेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज हमें पूरे मिले हुए हैं, जिसमें गाड़ियों के लिए, पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, या इवन जो एक्स्ट्रा आप एडिशनल पुलिस हायर करते हैं स्पेशल इवेंट्स के लिए, उसके लिए भी हमें जो है वो फाइनेंशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। तो ये सारी तैयारियां हमारी हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के दिन ये सारी इलेक्शन से पहले ही बल्कि ये डिप्लॉयमेंट्स हो जाती है। इसमें ये आपको बताता चलूँ कि रेंजर्स की जो 6,000 की फोर्स है वो इसके अलावा है जो हमारी हेल्प में होंगी। अच्छा सर, CCTV कैमरा बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरे माउंट किए जाएंगे, तो ये देर तलब और टाइम तलब प्रोसेस है। किन किन स्टेशन पे लगाए जाएंगे, कब से ये लगाए जा रहे हैं, कुछ इस हाल से बताइएगा। देखें, मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि तकरीबन सारे ही पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव हैं, वेरी सेंसिटिव। तो जितने भी सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव है सब पे CCTV कैमरास जो है वो लगाए जा रहे हैं, और ये हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये टास्किंग की गई है। तो अब ये समझें कि सारे ही पोलिंग स्टेशंस पे कैमरास अवेलेबल होंगे। जो क्राइम होता है वो इलेक्शन के दिनों में अक्सर आप ये देखेंगे, अगर माजी की हिस्ट्री उठा लें तो इन चीज़ों में इजाफा होता है। कुछ बदमाशियाँ करते हैं लोग, कुछ ऐसे मौके का फ़ायदा लेके जो है वो झूठी कॉल्स करते हैं कि जी मैं फ़लाँ गैंग का हूँ तो फ़लाँ आदमी हूँ तो मुझे इतना भत्ता चाहिए, इलेक्शन के लिए इतना मुझे चंदा चाहिए। लेकिन काफ़ी इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और ऐसी जहाँ जहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वहाँ पे जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस और हमारे जो CIA है वो मिलके उस पर काम कर रहे हैं, और उसी वजह से काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इनको हम बड़ा सीरियसली टैकल कर रहे हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी इस फेज से गुजरते हैं कि जब पोलिंग होती है तो हम सालों से रिपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाते। इसी तरीके से पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये लोग भी अपना जो है हक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सर इनके लिए क्या कॉमेंट कहेंगे कि ये बड़ी तादाद है, ये करीबन 1.5 लाख के करीब बनती है, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता, जैसे हम भी इसमें शामिल हैं। यू आर वेरी मच राइट। आपको तो फिर भी शायद मौका मिल जाए कि पूरे दिन में कुछ टाइम निकाल के जाके अपना वोट कास्ट कर सकें, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वहाँ पे जो पुलिस की मेजॉरिटी जो डिप्लॉयमेंट्स की होगी हमारी वो पोलिंग स्टेशंस पे होगी। तो वो इलेक्शन से पहले से वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इलेक्शन मटेरियल लेके जमा कराने तक उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पे होती हैं, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ को कि ऐसा कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि
उनका वोट भी कॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी नेशनल है। हो सकता है उनकी वाबस्तगियाँ हैं, लाइकिंग्स हों किसी शख्स के साथ, किसी पार्टी के साथ, सो उनका राइट है ये, उनको वो वोट कास्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ एडिशनल आईजी कराची मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि इलेक्शन की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और बस अब इंतज़ार है कि पोलिंग डे आए और ये अपने जो फ़राइज़ हैं वो बखूबी अंजाम दें। देखिए, इलेक्शन आने में वैसे बॉलीवुड चाहे ना कितना ही पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में कंटेंट क्यों ना बना ले और सीरीज़ में दिखाएं कि कैसे वो पाकिस्तानियों पर हावी आ गए हैं, लेकिन फिल्म को अगर हिट करवाना है तो नज़र सीधी पाकिस्तानी सिंगर्स पर ही जाती है। और बिलाखिर 7 साल बाद हमारे सुपरस्टार आतिफ असलम एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का जादू जगाने के लिए हैं तैयार। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की फिल्मों को मुतादिद सुपरहिट गाने देने वाले आतिफ असलम बॉलीवुड की नई फिल्म लव स्टोरी ऑफ 90s में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कहना है कि खुशी है कि आतिफ असलम हमारी फिल्म से बॉलीवुड में वापसी करेंगे और पहले ही सोच लिया था कि फिल्म के गाने आतिफ असलम से गवाएंगे, क्योंकि भारत में उनकी आवाज़ और मौसीकी के प्रसार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इससे पहले भी आतिफ असलम कई बार बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं और बाज़ दफ़ा तो ये भी हुआ है कि फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन आतिफ असलम का जो सॉन्ग है वो चार्ट्स में टॉप ट्रेंड पे हमेशा रहता था, हमेशा वो टॉप रहता था, जो कि नफरत अंगेज कंटेंट वाले जितने भी फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए जनाब एक बहुत बड़ी चपेड़ है कि आप देखें जितनी मर्जी आप नफरत फैला लें, लेकिन पता चलता है कि हाँ भी लोग वहाँ पे रहने वाले जो हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं हमेशा से बात करती हूँ कि जो सिंगर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, इनकी कोई मतलब ये तो हर सरहद का एहतराम करते हैं, इनकी कोई सरहद नहीं होती, ये हर जगह जो है चाहे जाते हैं और ये हर मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज होती है। बहुत सारे ममालिक में जब हालात कशीदा हो जाते हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, ये बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं रिलेशनशिप को अमेंड करने में। अच्छा, तुमने कोई 2 ही आपको ऐसे गाने सुनाए, लेकिन ये आपको ही मालूम है कि इवन मैं बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, लेकिन सलमान खान की जब कोई फिल्म आती थी तो फिर उसके लिए भी आतिफ असलम जो हैं और ये दुबई जाके वहाँ पे जो सॉन्ग्स हैं वो रिकॉर्ड करवाते थे। और उसके बाद हमने देखा कि राहत फ़तेह अली खान का आजकल तो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है, तो एग्जैक्टली उनके लिए भी ऐसी ही चीज़ है, लेकिन आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे, गो के वो बड़ी वीडियोज़ बना के माफ़ी भी जो है वो मांग चुके हैं। अच्छा जी, आजकल का जो दौर है ना वो है वीलॉगिंग का और ब्लॉगिंग का। हर शख्स को ऐसा लगता है कि वो जो कंटेंट बना रहा है बस वो ही सुपरहिट है, लेकिन पिछले दिनों हमारी नज़र से गुजरा एक प्यारा सा छोटा सा वीलॉगर का वीलॉग, और अभी 15 दिन पहले, ऑलमोस्ट 15-16 दिन पहले ही वीलॉगिंग का उन्होंने आगाज़ किया है और उनका नाम है जी शिराज। उनकी उम्र है सिर्फ 6 साल, टिकटॉक पर भी मौजूद हैं और एक दिन की उनकी वीडियो पर 2,50,000 लाइक्स उनको मौसूल हुए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शिराज और उनके वालिद मोहम्मद तकी। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल तो शिराज से है कि आपको ये कैसे आइडिया आ गया बेटा कि मुझे अपनी ऐसी वीडियोस बनानी है और मुझे इतने ज़्यादा लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके फ़ैन हैं, उनको अपनी ये वीडियो दिखानी है? मुझे भी बहुत शौक था। अच्छा, और फिर कैसे सोचे शिराज ने कि मैंने ऐसी वीडियो बनानी है? आप इतना प्यारा कैमरा पकड़ते हो, आपको किसने सिखाया? किसने भी नहीं। अच्छा, किसी ने भी नहीं सिखाया? तो आपके जो पीछे बाबा बैठे हुए हैं उन्होंने भी आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाया? आपने किसी को तो देखा होगा ना वीडियो बनाते हुए? नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताए तकी साहब, आप मुझे बताए ये आपको कब पता चला कि जो शिराज है ये आपका फ़ोन लेके छुप छुप के कहीं ना कहीं अपनी वीडियो बनाता है? ये आपको कब आइडिया हुआ कि शिराज ऐसे वीलॉग्स बना सकता है? जी, बस आज से तकरीबन 14-15 दिन पहले ही की बात है ना। मुझसे अक्सर अपनी जो होमवर्क करने के बाद मेरा फ़ोन लेके जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो गेम खेलते रहते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो व्लॉगिंग भी स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है। तो जब मैंने एक दिन देखा ना मोबाइल पे, उसने बहुत सा क्लिप बनाए हुए थे। फिर मैंने देखा यार बच्चे ने तो अपनी तरफ से अच्छी कोशिश किया है। फिर मैंने चल इसको थोड़ा एडिट करके ना टिकटॉक पे अपलोड किया था। उसके बाद अगले ही सुबह मैंने जब देखा तो 2.5 लाख व्यूज आए थे। फिर इस तरह से ना ये आगाज हुआ था। अच्छा, मुझे इस वक्त मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि तकी साहब और शिराज इस वक्त जहाँ बैठे हुए वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बड़ा ठंडा मौसम है। तो शिराज, मुझे बेटा ये लोगों को बताओ ना कितने मज़े की बारिश हो रही है, मेरे ऑडियंस को भी बताओ ना यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं
कि बर्फ हो रही है, बर्फ पड़ी है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रहा है, ये देखो बहुत सारे बर्फबारी। हाँ अच्छा, असल मजा में ना आता है यहाँ पे बर्फबारी में पिछले शराज? आधे घंटे से यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको ज्यादा सर्दी लग रही है ना, इसलिए थोड़ा इसका मूड ऑफ है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा है ये। ओ बड़ी जी, मुझे नहीं, मैं भाई शराज हम बहुत सॉरी कहेंगे कि मुझे ये बताएं आप कि शराज ज्यादा शरारती है या शराज की बहन ज्यादा शरारती है? शराज आप बताओ। क्या बताओ? कि आप ज्यादा शरारती हो या आपकी बहन ज्यादा शरारती है, जिसने कहा था वो 250 साल की है? मेरी बहन शरारती है। आपको तंग करती है, मुझे ये बताओ। अच्छा शराज, अब तो इतने लोग आते होंगे, आपके इतने फैन हैं, वो कहते होंगे शराज हमारे साथ एक सेल्फी खींच, तो आते हैं? आते हैं। और क्या कहते हैं? और व्लॉग बनाते हैं। अच्छा, आई एम श्योर कि आपको तकी साहब बहुत अच्छा और मज़ेदार फीडबैक आ रहा होगा, और ये एक ऐसा कंटेंट है, जितनी प्यारी शराज वीडियोस बनाता है, हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो जब कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर कहीं तारीफें आती हैं तो कहीं ना कोई बुरा कमेंट भी आ भी जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसी एक वीडियो है और वाहिद हमारे से वीलॉगर है जिसे सब लोग बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। आपको आपके गाँव में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी यहाँ तो असल में ना, यहाँ पे इतना इंटरनेट का इन चीज़ों का वायरल होने से क्या होता है, इनका इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मुझे बाहर की जो दुनिया से, यहाँ हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जो फीडबैक आ रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने ना कभी इसके एक वो हेट कमेंट मैंने नहीं पढ़ा, मतलब बहुत लोग सराह रहे हैं इसको। हाँ बिल्कुल आप सही। और हमने वाकई यही बात करी ना कि ये ऐसा व्लॉगर है वाहिद जिसको हर कोई प्यार कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक हो। मुझे बताओ शराज, इसके बाद क्या करोगे? अभी बताओ, आज ट्यूशन जाना है, इतनी बर्फ पड़ी है, जाओगे आज? हाँ जाऊंगे ट्यूशन। अरे तो छुट्टी करने को दिल नहीं करता जब बर्फ पड़ती है? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं, उनको पसंद आती है शराज की वीडियोस? पसंद आती है। पसंद आती है। शराज बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तकी साहब वैसे आप अपने बच्चे की ना जरा नजर भी उतारिएगा, ये इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, इसको हम देखते हैं। और आपकी बेटी भी इतनी प्यारी है। मुझे बताएं आगे आप क्या देखते हैं? आप चाहेंगे कि शराज अपने इस शौक को, जो इसको अपनी वीडियोस बनाने का शौक है, इसको लेके आगे बढ़े? जी बिल्कुल, अगर इसको शौक हो, अगर ये इसको कंटिन्यू रखना चाहें तो मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले ना मेरी कोशिश यही होगी कि इसको अच्छी तालीम दें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। और शराज, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? बड़ा होके यूट्यूबर। बड़ा होके यूट्यूब चैनल खोलेंगे? जी जबरदस्त। बड़ा होने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, अभी खोल लो शराज आप यूट्यूब चैनल। आपके इतने फैन है, मैं भी इतनी फैन हूँ आपकी, मेरी पूरी टीम आपकी इतनी फैन है। चैनल खोला हुआ इसने। चले क्यों शराज? बहुत शुक्रिया तकी साहब। शराज बेटा बहुत बहुत और ज्यादा वीडियोस बनाओ, अपनी बहन के साथ वीडियोस बनाओ, हमें बहुत प्यारी वीडियोस लगती हैं और इतनी ज़बरदस्त वीडियोस हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी टीम को एक वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दे। इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे, वैसे तो आपके घर में अगर बच्चे हों तो बच्चे आपका मूड बड़ा अच्छा कर देते हैं, बट इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे एट वर्क और एनीवेयर, हिज वीडियोज़ विल मेक यू स्माइल। वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट इन मीन वाइल आप इनकी वीडियोस देखें। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद आती हूँ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी उस वक्त अच्छा लगता है जब दिल का मौसम अच्छा हो, और अब दिल के मौसम का हाल तो बंदा खुद ही जाने, लेकिन ये जो बाहर का मौसम है ना, ये दिखा रहा है बड़ी तेज़ी। खैर कराची वाले तो इस साल सर्दी का इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन सर्दी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई कराची वालों को। पर पूरे पाकिस्तान में सर्दियाँ ज़ोरों पर हैं और बालाई इलाकों में ख़ास तौर पर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू भी हो चुका हुआ है। जहाँ पे नहीं हुआ लोग इंतज़ार कर रहे थे, सिलसिला जारी भी है और अब मौसम में कुछ घन गरज भी महसूस हो रही है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, ये हमें बताएंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। और साथ में मलिका कोहसार मरी में हो रही है बर्फ़बारी, तो सयाहों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से हम बात लेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी कैप्टन टाइड कासिम एजाज साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। पहले तो मुझे ज़रा सरदार साहब वेरी गुड मॉर्निंग, ये बताएं कि हम जैसे देख रहे हैं कि इस बार सर्दियाँ थोड़ी सी ताख़ीर से आई हैं, जो है बर्फ़बारी भी है, बहुत सारे शुमाली इलाके जहाँ पे पड़ी नहीं थी और अब वो पड़ना शुरू हुई है। और आगे हम ये भी देख रहे हैं कि जी बार बार कहा जा रहा है कि जी महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत तेज़ बारिश होगी, ये होगा वो होगा, डराया जा रहा है हमें बाकायदा आप लोगों का नाम लेके। सच में ऐसा कुछ होने जा रहा है? आगे आने वाले दिनों में बहुत ठंड पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ी अच्छा जी सरदार सरफराज के बाद अच्छा स्पेल आया। नहीं सरदार सरफराज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़। जी आपकी आवाज़ आई, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। बताएं ना सरदार सरफराज साहब, क्या सिचुएशन इतनी खौफनाक है जिससे हम डर रहे हैं? नहीं उतनी कुछ डरने की बात नहीं है। कुछ इलाकों में है कि जो आने वाला स्पेल है जो कल 2 फरवरी से शुरू होगा, हो सकता है बलूचिस्तान के जो बिल्कुल मगरबी इलाके हैं जैसे गवादर और उसके साथ मलिका जो इलाके हैं, वहाँ तो हल्की फुल्की बारिश आज रात में ही शुरू हो सकती है। और ये जो साहिली पट्टी है इस पे बलूचिस्तान पूरे पे ही तकरीबन तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो ख़ासकर जो पहाड़ी इलाका है होते हैं इनके कोलू, सिब्बी और बारखान और खुशदार और इससे मलिका जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर असल में नदी नालों में कुछ तुगयानी आ सकती है तेज़ स्पेल के नतीजे में। अगर 40-50 मिलीमीटर बारिश आपको पता है हो जाए थोड़ी देर में, कुछ चंद घंटों में, तो फिर पहाड़ों से जो पानी उतर के आता है तो वो एक तरह से तुगयानी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो बलूचिस्तान पूरे में बड़ी तेज़ बारिश है, अच्छा तेज़ स्पेल है, ख़ासकर कोस्टल पट्टी के साथ भी गवादर साइड पे भी मतलब ये कि जो ख़ासकर लो लाइंग एरियाज़ होंगे वहाँ पर पानी जमा हो सकता है, खड़ा हो सकता है। और इसमें पसली में, गवादर में और इधर चलकर और मारा में खासकर। तो बलूचिस्तान पूरे में तो तेज़ बारिश है। सिंध के भी बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो जाएगी। कराची में भी इम्कान है 3 और 4 की दरमियानी रात को, 3 की शाम को या 3-4 की दरमियानी रात को फिर अच्छी बारिश हो सकता है, गरज चमक के साथ भी हो जाए। और इसी तरह से ये वेव फैलती हुई तो मुझे बताइए जो बारिश होगी सरदार साहब, रुक जाए सरदार साहब रुक जाए। देखिए हम ना तरसे में इस वक्त सर्दी को, और स्पेसिफिकली अभी कराची में जैसे परसों एकदम से शाम में बारिश हुई है, बड़ी बहुत प्लेजेंट बारिश थी। तो मुझे ये बताएं ये जो इंशाल्लाह अल्लाह करे बारिश हो जाए, इससे कराची में थोड़ी बहुत ठंड आएगी, मज़ा आएगा उससे, ये बताएं बस। देखें दौरान बारिश तो ज़ाहिर है टेम्परेचर जब एकदम 4-5 डिग्री तक गिर जाता है तो उसमें तो प्लेजेंट रहेगा, लेकिन कोई इतनी बहुत ज़्यादा ठंड आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि कराची में आपको पता है कि जनवरी में ही ज़्यादा इम्कान रहता है और जनवरी के भी पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते कह सकते हैं हम। तो उसके बाद तो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एवरेज टेम्परेचर भी अगर आप देखें ना तो जनवरी के और फरवरी में 3 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। अब तकरीबन 15 पे पहुँच गया एवरेज टेम्परेचर। तो जाहिर है अगर वेव आएगी भी तो हल्की फुल्की आएगी, लेकिन बाकी जगहों में सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा। जैसे 5 फरवरी तक ये स्पेल चलेगा, 5 फरवरी की सुबह या दोपहर तक। तो उसके बाद 6 से ऑनवर्ड जो है फिर आगे कोई मिड ऑफ फरवरी तक कोई ख़ास बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो इस जो 8-10 दिन होंगे उसमें ज़ाहिर है कोल्ड एयर बहुत साइबेरिया से बारी जो हवाएं हैं वो नीचे आएंगी तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी शुमाली इलाकों में, यानी पंजाब के मैदानी इलाकों से ऊपर जो शुमाली इलाका जाता है उनमें, और इसी तरह कोयटा वैली में उधर टेम्परेचर अगेन। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ठंड तो ही होगा ना कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो है वो लोग घरों से बाहर निकलते हुए ठिठुरें हैं। नहीं मेरे ख्याल में उस पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि धूप निकली हुई होगी तो ज़ाहिर है सुबह का 1-2 घंटे तो ठंड होती है और उसके बाद ग्रेजुअली अगर धूप निकलेगी और उसमें मौसम अच्छा होगा उम्मीद है। लेकिन ज़ाहिर है कि जिन इलाकों में बर्फ़बारी हो चुकी होगी
जैसे केपी के सवात डिस्ट्रिक्ट है और उस तरफ चतराल और दीर वगैरह, या जीबी साइड पे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में, तो वहाँ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये अच्छा है कि चूँकि 5 फरवरी तक है ये स्पेल, उसके बाद 6-7 यानी 5 की दोपहर के बाद ही मतलब 8 तक ये एक तरह से ना क्लियर मौसम होगा। तो जो रास्ते वास्ते अगर कहीं बंद होने का डर होगा तो वो भी मेरे ख्याल में सही हो जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा कासिम साहब आप बताएं, क्योंकि एकदम से हमने देखा है कि एक तो सर्दियां बहुत लेट आई हैं, लेकिन अब जब बर्फ़ पड़ी है फिर सयाह जो है वो देखने के लिए पहुंचे भी हैं, तो क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमने पिछले 2 साल पहले बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो तमाम तर जो भी सयाह आए उनको चीज़ें सही सहूलियात सही तरीके से मिले, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी थैंक यू सो मच। जी आपको पता है जैसे कि 2 years बैक एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बैकड्रॉप में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टीजेंसी प्लान तश्कील दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम और 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स है। इसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट 18 डिपार्टमेंट्स, जिसमें मेजरली हाईवे, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 111, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो एक्टिव हैं। और ये जो 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली 24/7 काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम अपने टूरिस्ट के लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम भी सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे बजाय मुख्तलिफ स्ट्रीमर्स, बैनर्स, इन तमाम जगहों के ऊपर उनके लिए ना ट्रैवल एडवाइजरीज और वेदर एडवाइजरीज जो है उनसे उनके साथ शेयर कर रहे हैं। इस टाइम जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनसे बिकॉज आपको पता है जब स्नो पड़ती है तो हमारी जितनी भी हाईवे की मशीन्स हैं दे हैव टू कीप ऑन मूविंग, और वो उन्होंने भी उसी ट्रैफिक में से मूव करना होता है जिस ट्रैफिक में से हमारे जो सारे टूरिस्ट मूव कर रहे होते हैं। सो टूरिस्ट को इस लिहाज से जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है ना उसकी बहुत ज्यादा जो है वो एडहेरेंस की जरूरत होती है, बिकॉज अगर वो रुक जाएंगे, अगर वो लाइन लग जाएगी तो हमारी जो हाईवे की मशीन है वो भी थोड़ा सा कम मूव करेंगी। 30th की रात से जो हमारा एक बड़ा हैवी किस्म का स्पेल आया था, तो उसमें ऑब्वियसली ज़ाहिर है कुछ गाड़ियां जो हैं वो थोड़ी देर रुकती हैं, बट वी कीप ऑन मूविंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरी के अभी इस टाइम पे तमाम रास्ते खुले हुए हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं। और अच्छा मुझे पता है क्योंकि इस बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बर्फ कम पड़ी है, पहले हमने देखा बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो सयाहों की तादाद में भी आपने कमी देखी उसकी वजह से? अच्छा ऐसा है कि बर्फ इस दफा लेट तो जरूर पड़ी है, बट ये जो 30th की रात का और कल की रात का स्पेल था दिस वाज क्वाइट हैवी, जिसने थोड़ा सा इनकन्वीनियंस कॉज की टूरिस्ट को, टूरिस्ट केप्ट ऑन वेटिंग ऑन द रोड्स, बट मेजरली ओवरऑल जो है वो रास्ते हमारे खुले रहे हैं और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर स्नोफॉल को, और ये स्पेल कंटिन्यू करेगा एज पर द डिपार्टमेंट एक हफ्ते तक। सही, बिल्कुल। जैसे भी क्योंकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे कि 8 फरवरी को इतनी ज़्यादा मौसम का यूँ होगा नहीं कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किल मौसम नहीं हो सकता। तो ये बताएं कि मरी और जोगिर्दोनवा में जो इलाके हैं, तो इलेक्शंस के हवाले से वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे 8 को भी बर्फ़ पड़े। जी ऐसी है कि वी हैव अ प्रेडिक्शन ओवर द 2-3 डेज ओवर द इलेक्शंस, उसके अंदर हमारी प्रेडिक्शंस तो हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्लान हमने जो है तश्कील दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़े से रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर 4x4 और गाड़ियाँ, स्पेसिफिक किस्म की गाड़ियाँ जो है वो मूव करती हैं, तो वो दैट हैज ऑलरेडी बीन डवटेल्ड इन आवर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लान। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ कैप्टन मिजाज मौजूद थे और साथ में हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए मौसम की सूरत हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची वाले भी ना अभी बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहे होते हैं कि हो सकता है कि अगर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में बर्फ़ लेट पड़ना शुरू हुई तो हो सकता है कराची में भी सर्दियाँ थोड़ी सी लेट आ जाएँ। और आपको तो पता है कि जब बलूचिस्तान में बर्फ़ पड़ती है, मौसम अच्छा होता है, ठंडी हवा चलती हैं, साबिर हवाएँ आती हैं, तब कराची वालों के हिस्से में भी ठंडी ठंडी रातें आ ही जाती हैं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं बच्चों में। हम देख रहे हैं कि कान, नाक और गले की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इन दिनों हमारे शहर के माहौल में जिस कदर आलूदगी है शायद पहले से कभी भी नहीं थी। इसका छोटा सा अंदाज़ा हम इस बात से भी बासानी लगा सकते हैं कि अगर रात के वक्त कमरे की लाइट बंद करके आप अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएँ तो अंदाज़ा होगा कि कमरे में आपके गिर्द कितने ज़र्रात मौजूद हैं। घर के बाहर तो सूरत हाल और भी बुरी होती है, गली महलों, सड़कों, बाज़ारों में हर जगह गर्द ही गर्द है। ऊपर से दिन का मौसम अलग है, रात का मौसम अलग है, और ऐसे में बच्चे हमारे घर के वो अफराद होते हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं।
नाक, कान और गले की बीमारियां बच्चों पर बड़ी आसानी से हमलावर होकर उन्हें मुतासर करती हैं, तो फिर कैसे बचाएं अपने बच्चों को इन बीमारियों से? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर आरिफ तरार को, जो कि एक मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। ये बताइए कि आखिर क्यों बीमारियां बच्चों को सबसे पहले अपना एक आसान टारगेट समझती हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि बच्चों के ऊपर ये बीमारियां असरअंदाज क्यों हो रही हैं। पहली बात तो ये कि सब के ऊपर ये असरअंदाज हो रही हैं, बच्चों पे भी, बड़ों पे भी, बूढ़ों पे भी, मर्द पे भी, ख़वातीन पे भी, सब के सब पे असरअंदाज हो रही हैं। बच्चों के ऊपर ज़्यादा इसलिए कि बच्चे अभी छोटे होते हैं, उनका डिफेंस सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है पहले 4 साल के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होते हैं। जब डिफेंस सिस्टम अच्छा हो जाता है तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर भी हो जाती है। एक ये स्टेप उसमें याद रखने वाला है। दूसरा, केयर करने के मामलात में बच्चे उतनी केयर शायद नहीं कर पाते जितनी बड़े कर पाते हैं। फिर एक और फैक्टर जो इसके साथ, बच्चे हर चीज़ को हाथ लगाते हैं खेलते हुए, बाकी काम करते हुए, फिर थोड़ी देर के बाद वही हाथ नाक, कान, गले में भी आ जाता है, आँखों पे आ जाता है, तो उनकी जरासीम इधर उधर के भी इस जगह पहुँच जाते हैं। और लाहौर में चूँकि पोलूशन इस वक्त कमाल की चल रही है, पिछले कई हफ्तों से बेहिसाब पोलूशन है। और पोलूशन डज़ नॉट मीन सिर्फ कि उसमें गर्द है, गर्द उसका एक फैक्टर है जो निस्बतन कम नुकसानदेह है। जो केमिकल्स हवा में फिर रहे हैं, हर तरह की पॉइजनस केमिकल्स वो हमारी हवा में फिर रहे हैं लाहौर में, वो हैं जो असल ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, सीरियस बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं, जिनमें से सादा सी बीमारियाँ नाक, कान, गले की ज़रूर हैं, लेकिन वहीं से एंट्री रास्ता भी यही है, नाक से, मुंह से ये चीज़ें एंटर हो रही हैं। यहाँ से एंटर होकर जहाँ जहाँ नीचे जाएंगी, सांस की नाली के बाकी हिस्से नीचे वाले, फिर नीचे फेफड़ों तक जाके वो सीरियस बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होके सिस्टम में जाके पूरे स्किन तक एक एक चीज़ को वो मुतासर कर लेते हैं। दैट्स वाई कि वो जो मामलात हैं वो सारी बॉडी के एब्जॉर्ब होने के बाद वो मसाइल बन जाते हैं। इस तरह की मामलात में अगर हम एहतियात करें, 2-3 तरह की एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एक तो हवा भी साफ़ हो सकती है, वो बाद में बात कर लेंगे, पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे लें कि बच्चों में ये मामलात जैसे चूँकि ज़्यादा होते हैं और इंसानी बच्चे डिपेंडेंट भी होते हैं वालिदैन पे या बड़ों पे। जानवरों के बच्चे आपने देखा होगा बड़ा जल्दी वो संभल जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर लेते हैं। इंसानों के बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं बड़ा होने में, और कई लोग तो 60-70 साल के भी हो जाएं तो बड़े नहीं होते, बच्चे ही रहते हैं। तो वो पहलू भी हमारे लाहौर में नज़र आता है, काफ़ी सारा है। बट कमिंग बैक टू योर बच्चों के प्रॉब्लम के ऊपर, तो उनकी प्रिवेंशन के इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर हम इसका बचाव करने के लिए सॉलिड तरीका इख्तियार कर लें। बच्चों की यार आपको पता है कि आपने करनी है, बुजुर्गों ने, वालिदैन ने, अगर ये पोलूशन वाले पार्टिकल्स को एक्सपोजर ना होने दें बच्चों का, नाक के रास्ते से एंटर होना है तो नाक कवर कर लिया, जब भी बाहर निकले तो नाक कवर कर लिया, मास्क लगा लिया, मास्क नहीं तो कुछ न कुछ। क्योंकि अभी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हम सुबह भी देख रहे थे कि जी तकरीबन जब से जब से इस महीने साल शुरू हुआ है, तकरीबन 296 बच्चों की निमोनिया की वजह से डेथ हो गई है। ये नमूनिया जो इस बार आया है, क्या ये पिछले साल जो थे नमूनिया, क्या उनसे डिफरेंट है? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि जो नमूनिया जो जानलेवा साबित होता है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों की एज रेंज क्या है? इसमें जो इस तरह के मामलात हैं, मैं दोबारा पहले वाला पॉइंट अपना रिपीट करूँगा कि नाक से एंट्री जरासीम की प्लस कोल्ड टेम्परेचर, इंसानी टेम्परेचर अल्लाह पाक ने रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बाहर का टेम्परेचर कम हो, हवा में पोलूशन बहुत ज़्यादा हो, कई सारे पॉइजनस केमिकल्स हों, फिर ये हमें पता नहीं होता कि इनमें जरासीम कौन कौन से आ रहे हैं। रेजिस्टेंस पहले से ही कम हुई है और किसी न किसी वजह से जनरली जैसे ठंड लगना जिसको कहते हैं, कुछ लोग हमारे जनरल जिस्म पे तो कपड़े पहना देते हैं, नाक को कवर नहीं करते। ठंड का टेम्परेचर भी नाक से अंदर जाके हवा के साथ वो टेम्परेचर भी बुरी तरह मुतासर करता है, जरासीम उनके ऊपर असर कर रहे होते हैं, प्लस जो उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो नया को पैटर्न है उसके लिए हमें कुछ वो जो जरासीम ग्रो करने वाला प्रोसेस डेवलप हो रहा है, उसमें से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी कि फ़लाँ जरासीम ख़ासकर ज़्यादा ऐसे हैं जिनको अगर जल्दी से टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए तो अल्लाह करे बेहतरी आ जाए। लेकिन पहला पॉइंट उसमें कि जो नाक कान गले के एतबार से ये नाक कान और गले की बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं?
जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें नमोनिया की बेहतरी भी आ जाएगी कि अगर टेम्परेचर कमरे का जिसमें है बहुत कम ना हो, बहुत ठंडा ना हो जाए और बहुत गर्म भी ना रखें, दोनों में नुकसान है। फिर अंदर बाहर आते जाते हुए जब टेम्परेचर वेरी करता है उसका बच्चों को नुकसान होता है। सांस की नालियाँ फ़ौरन एडजस्ट नहीं करती ठंडे और गर्म टेम्परेचर से, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम कवर करके गुजारें, नाक कवर करके, मास्क लगाएं या किसी कपड़े से जब बाहर निकलना है। कमरे के अंदर भी हैं तो बहुत ठंडा ना हो, बहुत गर्म भी ना हो। एक तो ये करना है। दूसरा, उनको नेबुलाइज करना या स्टीम देना बच्चों को, उससे सांस की नालियों की, नाक, गला, साइनसेस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, वहाँ तक स्टीम जाती है, सिक्रीशंस उनकी वहाँ से बाहर निकलती हैं, वहाँ को पार्टिकल्स गए हों, खांसी आती है, छींक आती है स्टीम लेने के बाद, वो बाहर निकल जाते हैं, एयरवे फ्रेश हो जाता है। एयरवे जब फंक्शन बेहतर करता है तो इस तरह की सीरियस बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो निमोनिया से बचने का भी एक तरीका ये है कि अगर हम नाक और गले को प्रोटेक्ट कर लें, बेहतर माहौल दें, बचत हो जाएगी। बच्चों को ना अभी से मास्क पहनाने की हमें भी आदत डालनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और किस तरीके से अपने बच्चों को नाक, कान और गले की बीमारियों से बचा सकते हैं उस हवाले से बता रहे थे। आपको मालूम है कि हम कवर कर रहे हैं कराची में जितने भी हल्के और वहाँ के मसले मसाइल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो एक और हल्के के हवाले से बात करूँगी। खुले हुए गटर, टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर, ये है कराची का हल्का NA 231 मलीर, जो कि पौश, पसमानदा और देही आबादी पर मुश्तमिल है। 10 लाख की आबादी वाले इस हल्के की मसाइल क्या है और लोग आइंदा इंतखाबात में किसकी तरफ देख रहे हैं, इस बारे में हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। कराची का हल्का NA 231 मलीर 3 एयरपोर्ट सब डिवीजन से शुरू होने वाला ये हल्का मलीर कंटोनमेंट, फैसल कंटोनमेंट, मलीर सिटी, जाफर तैयार सोसाइटी, मलीर देही से होता हुआ कायदाबाद और मानसेरा कॉलोनी तक जाता है। इस हल्के के मसाइल क्या है और लोग आने वाले इंतखाबात में क्या सोच रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या हालात हैं, इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप इस इंतखाबात? तो हर दफ़ा ही होते हैं और हर दफ़ा ही आसरे मिलते हैं, बाकी काम तो कोई नहीं होता। रोडों की हालत आप देख रहे हैं, पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, गटर वटर सब भरे हुए होते हैं। यहाँ सुई गैस नहीं, बिजली नहीं, आए दिन कोई ना कोई यहाँ तो खराब रहता है। ये पानी देखे कैसे खड़ा हुआ है। ये जो भी जीतते हैं बाद में हमें मुँह नहीं लगाते। जब आदमी किसी की गोद में जाके बैठ जाता है ना, जब उसके इंस्ट्रक्शन सुने तुम्हें ये करना है तो सारे वही करेंगे। सिर्फ वाइट जाफर सोसाइटी है जहाँ मीठा पानी अवेल नहीं है, वो भी सियासत की नज़र हुआ है। फला पार्टी चाहती है मैं ले आऊँ, फला पार्टी चाहती है मैं ले आऊँ। अब पहले 8 MNA खड़ा होता था, अब यहाँ 10 MNA खड़े हैं, 10 MP खड़े हैं, कोई आज़ाद खड़ा हुआ है, तो ये वोट जो है डिवाइड हो जाते हैं चारों तरफ। पहले इतने सारे इंतखाब हुए हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे मसाइल तो वैसे के वैसे ही हैं। मसाइल कहाँ हल होते हैं? पानी का यहाँ पे जाफर तैयार में हम तकरीबन 27 साल से हैं, तो पानी का मसला यहाँ पे इशू है पानी का। इस वक्त सिनेरियो जो बन रहा है वो पिछले इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ से विन किया था और अब भी चांसेस यही बन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही विन करेगी। तो ये तो इसका मतलब है कि लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन इस वजह से हुए कि तमाम तर मसाइल पीपल्स पार्टी ने यहाँ हल करवाए हैं। सिर्फ एक देरीना मसला पानी का है, वो भी पीपल्स पार्टी से इस दफ़ा उम्मीद की जाती है कि वो भी हल हो जाएगा। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, लोग अपनी मुख्तलिफ सियासी जमातों से इजहार ताल्लुक भी कर रहे हैं और मसाइल के बारे में भी आगाह कर रहे हैं। अभी रोजान तो समझ लें ये है कि वर्किंग तो चल रही है, सबकी है, सबका रद्दमल चल रहा है, मगर सब लोग आ जाते हैं, जीतते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर इसका कोई पूरा ख्याल नहीं है। एक नहीं, काफ़ी लोग आते हैं, हर साल हम देख रहे होते हैं। आपने तय नहीं किया क्या किसको वोट देना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग के जब सोसाइटी के अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा तो हम किसको वोट देंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम इधर पानी की है, अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रही है। मसाइल तो बहुत है, मसाइल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला। रोज़ाना क्या मसले फेस कर रही हैं? गटर का मसला है, रोडों का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, आए दिन लाइटें चली जाती हैं 2-3 दिन के लिए, ये PMT लगी हुई उड़ जाती है यहाँ पर, ये ज़्यादा मसला है हमें। और पानी का भी काफ़ी इशू है और रोडों की मसाइल है। खैर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पार्टी जीतेगा। कौन सा पार्टी जीतेगा? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह निकाल लेगा दोबारा इंशाल्लाह। ये नहीं का हल्का है, इंशाल्लाह जीतेगा, हमें उम्मीद है। मलीर बकरा पीढ़ी से मुत्तसिल आबादी भी इसी हल्के में आती है। यहाँ की आबादी के बुनियादी मसाइल क्या हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या हालात है, एक और इलेक्शन आ रहा है, क्या माहौल बना हुआ है, मसले मसाइल क्या हैं यहाँ के?
यहाँ के मसले बहुत है। 5 साल में पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल से इधर कोई पूछने नहीं आता हम लोग का। तो आप किसको वोट देते आए हैं? हम शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देंगे। तो क्या मसले हैं, बुनियादी मसाइल क्या हैं? मसला ये देखो, यहाँ वोट लेते हैं, नौकरी करते हैं बाहर का, मुकामी आदि भूख मर रहे इधर, हम लोग कचरा साफ करते हैं इधर भी। सही। और भाई आपका क्या इरादा है, क्या मसले हैं इस इलाके के? यही मसले हैं और क्या मसले हैं भाई, वोट लेते हैं, काम नहीं करते। तो आप किसको कुछ तय कर लिया किसको वोट देना है? अभी सोचेंगे, वैसे तो या तो शेर को देंगे, शेर को ही सोचा हुआ इस दफा। ये भी शेर के वोटर हैं। सर जी आप बताएं, आप किसके साथ हैं? पीपल्स पार्टी को देंगे। यहाँ काम किया है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने काम नहीं किया, मगर मेरा दिल वो जो है जो 804 नंबर के पास है। काम पीपल्स पार्टी ने किया, वोट आप उधर दे रहे हो, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। मुर्गी खाने और कुंदाबाद के इलाके में मौजूद हैं। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, लोग अपने अपने मसाइल भी बता रहे हैं, जबकि अपनी इंतखाबी जमात के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। मेडिकल का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी चीज़ का भी कोई सहूलत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। मसाइल तो बहुत हैं, काम तो बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आने के बाद में कोशिश में ये लगे हैं कि होगा कुछ ना कुछ मसले। तकरीबन 10 लाख की आबादी वाले इस हलके में 3.5 लाख के करीब वोटर्स हक के राय दही देंगे। इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती रही है। आने वाले इंतखाबात में अवाम क्या राय रखते हैं, इसका फैसला इंतखाबात वाले दिन होगा, मगर शहरी अपने मसाइल के हल के लिए दुआगो हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माँ बाप की खिदमत करना हम सब पर लाज़िम व मलज़ूम है और हमें तो हुक्म है कि हम अपने माँ बाप को उफ तक ना कहें। लेकिन अब दौर हमें थोड़ा अलग नज़र आता है और माँ बाप से औलाद अब सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखती है कि वो अपनी जायदाद या जो भी एसेट्स उनके पास हैं वो उनके नाम करते जाएं। लेकिन शंघाई में हुआ एक अजीब वाक़या और एक बूढ़ी माँ ने अपनी औलाद की सारी उम्मीदें तोड़ दी। शंघाई में एक मोमर चीनी खातून ने $28 लाख की जायदाद अपने बच्चों के बजाय अपने पालतू जानवरों, बिल्लियों और कुत्तों के नाम कर दी। लियो का दावा है कि जब वो बीमार थीं तो बच्चे कभी भी उनके पास नहीं आए, उनकी देखभाल का बंदोबस्त भी नहीं किया और शायद कभी उनसे राब्ता भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने तमाम तरसात से सिर्फ अपने पालतू जानवरों, बिल्लियों और कुत्तों के लिए छोड़ने का फैसला किया है, जो हमेशा उनके साथ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा किया है। मेरे ख्याल से इनको तो ना अपने बच्चों को आगे से ये भी हर्जाना कर देना चाहिए था कि मैंने ज़िंदगी में तुम लोगों की तालीम पे और तुम लोगों के अच्छे मुस्तकबिल पे और तुम लोगों के कपड़ों पे भी जो इन्वेस्ट किया ना, मुझे वो मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि तुम लोग इस काबिल ही नहीं थे। ये वाकई होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जब माँ बाप बीमार होते हैं, लागर होते हैं, तो उस वक्त उनके बच्चों के साथ नहीं खड़े होते। वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के सुहाना ख्वाब लेकर और अपनी जगहों पे निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं उन घोंसलों से। लेकिन हाँ, जब वो जाने लगते हैं उनको लगता है कि अब तो उनका टाइम आ गया या वो चले गए, तो जिस घर में वो अकेले उन्होंने माँ बाप ने अकेली ज़िंदगी गुजारी हो, तो हाँ उसका बंटवारा करना है, वो उनके नाम कैसे होना है, इस पर जो है बच्चों को आजकल बड़ा कंसर्न होता है। तो बड़ा अच्छा किया और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर जी, शहरी पे दोबारा से कराची के मैं आप शहरी इलाकों पर मुश्तमिल कराची से कौमी असम्बली का हल्का है NA 236। शहर के वस्त में वाक़ होने के बावजूद मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है हल्का। इसके मकीन किन मसाइल का शिकार हैं और आम इंतखाबात में अपने मसाइल के हल के लिए किन सियासी जमातों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जानते हैं मोनस अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची से कौमी असम्बली का हल्का NA 236 शहर के पौश इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ पे मुतवस्सित तबका भी बड़ी तादाद में आबाद है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कदर बेहतर नज़र आता है, लेकिन पानी, बिजली, गैस की किल्लत दीगर हलकों की तरह ही है। यहाँ पे रहज़नी की वारदातें भी खासी रिपोर्ट होती रही हैं। 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी मुंतखब हुए थे, लेकिन 2024 में यहाँ के मकीन किन मसाइल का शिकार हैं
और मसाइल के हल के लिए किस उम्मीदवार से तवक्कुआत वापस किए हुए हैं। आइए जानते हैं वोटर्स की ज़बानी। क्या मसाइल है यहाँ पे जो तकलीफ दे है आवाम के लिए, चाहे मर्द व ख़वातीन हल्का मकीनों के लिए? एक तो पानी का मसला है, लाइट का मसला है। तो इंतखाबात ही वाहिद मौका होते हैं आवाम के पास, तो फिर क्या उम्मीदें हैं, क्या किसे मुंतखब करने जा रहे हैं आप? सर मुंतखब किसको करेंगे, सब वही पुरानी पीढ़ी है। हत्ता कि यहाँ पे पीपी का दौर है, आज तक हमने तो नहीं देखा पीपी ने काम किया हो। और जमात इस्लामी वालों को देखा, वो हल्का काम करते हैं। अभी खान के दौर में थोड़ा सा काम हुआ है, रोड भी बने, हमारे पीछे हल्के हल्के रोड भी बने, पानी की लाइनें भी डली हैं। सर मसाइल तो आपके सामने है, रोड वगैरह के बहुत मसाइल हैं, रोड टूटे फूटे हैं। आप किसे वोट कास्ट करेंगे इस मरतबा? हमारा तो शुरू से जो पतंग को वोट ज़्यादा है, वो अब भी पतंग को ही जाएगा इंशाल्लाह। किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? हम तो तीर को वोट देंगे। तो उम्मीदें हैं कि पीपल्स पार्टी काम कराएगी? नहीं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन से पहले काम करवाया। हमारा इलाका है, मैं अजीमगढ़ से हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से, और अजीमगढ़ में माशाल्लाह से सड़कें बनवाई हैं, रोड बने, और जो है ना अल्लाह भला करे आपका गटर लाइन हमारा मसला था, 20 साल से मसला था, कभी काम नहीं हुआ था। वो गटर लाइनें नहीं डलवा के दी, पानी की लाइनें डलवा के दी। पानी का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला और ट्रैफिक के मसाइल, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन हल करने वाला कोई सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है मसाइल को हल करने के लिए। आपने हालिया 5 साल देखे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम चला है, तो दिल नहीं करता किसी को वोट देने का। लेकिन आवाम के पास तो यही मौका है ना, आवामी नुमाइंदे मुंतखब करने। सर इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है ये। सुबह सुबह आप जाओ नाश्ता बनाने, गैस नहीं मिलेगी आपको, रात को घर को जाओ तो बिजली नहीं मिलेगी, पानी का ये जोहार में बहुत मसला है। इस वक्त पब्लिक का ये रुझान नहीं है कि ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है। काम करने वाला है, जो काम करे और डिलीवर करे। अभी तक पीपल्स पार्टी ने डिलीवर तो किया है इस एरिया में, तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई नुमाइंदा सेलेक्ट होता है तो इज़ रियली गुड फॉर द गुलिस्तान जौहर एरिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराएगी यहाँ पे तरक्याती काम। पीपल्स पार्टी को देंगे वोट हम तो। नौजवान आप ये बताइए कि इंतखाबात करीब हैं, क्या सोचा है कि मसाइल कौन कौन से हैं जो फौरी तौर पे हल कराने उम्मीदवारों से यहाँ पे? यार देखे जाए तो पाकिस्तान में तो बहुत से मसाइल हैं। इलेक्शंस आते हैं तब मतलब हल्का फुल्का काम करवाते हैं, गरीब लोगों से वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में जो है ना फिर वही लोग उनके पीछे जाते हैं, भाई ये काम करो, ये काम करो, लेकिन कोई भी काम नहीं होता। मसाइल तो सारे आपको पता है सर, सबसे ज़्यादा मसाइल तो महंगाई है, लोगों का सत्यानाश कर दिया महंगाई ने। क्या इरादे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं? जी भुट्टो। जी भुट्टो? हाँ जी भुट्टो। पक्के जाले हैं? हाँ जी जी। शांति नगर की रिहायशी है, यहाँ के मसाइल क्या हैं? मसाइल आपके सामने ही है जो है, अभी किसकी क्या शिकायत करें। फिर भी वोट तो उसका है, भुट्टो का। हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे दरमियान 5 साल रहे, हम उसे वोट देंगे। हालांकि लास्ट से हमने पीटीआई को वोट दिया, वो 5 साल तक किसी चक्कर नहीं लगा उन्होंने। NH 236 में हम खड़े हुए, यहाँ पे कुछ आपको लगता है ऐसा कोई मसला जो गैर मामूली हो? सबसे बड़ा मेन इशू तो आपके सामने ही है कि जो ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अब तक ये रूट का मसला ही हल नहीं हो रहा। अब हर जगह पे जैसे मलीर से लेके रेड बस चल गई है, वहाँ से रेड बस चल गई है, इस रूट पे कोई बस ही नहीं है, और जिस किस्म की बसें चल रही हैं वो आपको पता है। एजुकेशन सिस्टम को चाहता हूँ कि बेहतर बनाया जाए, मेरिट सिस्टम लाया जाए हमारे जो कंट्री पाकिस्तान में, इसकी लेक ऑफ अवेयरनेस है। अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ईयर का वही देख लें, इतने बच्चे फेल हैं। कौमी असम्बली के हल्का NH 236 में अवामी मसाइल किसी हद तक कम जरूर नजर आते हैं, लेकिन वोटर यहाँ का भी मुस्तरब है। उसका मुतालिफ है, वो कहता है सरकारी जामियात हो, हल्के में तालीमी इदारों की तादाद ज़्यादा हो, लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े दस्तयाब हो। जो उम्मीदवार इन सहूलियात को फराहम करेगा वोट उसी का होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान और आबिद मुगल के साथ मुनिस अहमद, समा, कराची। और अब बहुत दिन के बाद ज़रा बात हो जाए हमारी प्यारी क्रिकेट टीम की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकामी का सामना करने के बाद खिलाड़ी पहुंच गए हैं लीग्स खेलने, और वो फॉर्म जो हम मिस कर रहे थे अपने खेल में, लीग्स में वो शानदार परफॉर्मेंस हमें नज़र आई। तो ये क्या मामला है भाई? हम तो अपनी कौमी टीम से मायूस हो गए थे, लेकिन खिलाड़ी माशाल्लाह से अपने जौहर दिखा रहे हैं डिफरेंट लीग्स में, और बड़ा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरों के लिए अच्छा खेल रहे हैं। PSL जबकि सरपर और मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी हम देखने काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। असल दाल में काला है क्या, ये आज हमें बताएंगे हाफिज़ इमरान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाफिज़, ये क्या हो गया हमारी क्रिकेट टीम को? ये किससे इख्तलाफ था जो ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रही थी? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक तो यह है कि जहाँ तक इख्तलाफ का ताल्लुक है, ये सुनने को मिल रहा है काफ़ी वक्त से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इख्तलाफात हैं।
और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 मैच था, वो भी आप जो टीम में के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि बाबर आजम वो नहीं खेलना चाहते थे और उन्हें एक टीम ऑफिशियल के कहने पर इसरार किया गया और उनसे कहा गया कि आप वो T20 मैच खेलें। उन्होंने शायद कहा कि वो कुछ थकावट का शिकार हैं या कुछ हल्की फुल्की इंजरी है, जिस वजह से वो आखिरी T20 मैच नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन उसके बाद वो गए, एक लंबा फ़िज़ाई सफ़र उन्होंने किया और उसके बाद जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले। फिर खिलाड़ियों के अंदरूनी जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस तरह से आपने अपने गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान की टीम के लिए कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, लेकिन लीग क्रिकेट में सब अच्छा खेल रहे हैं। तो एज टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं खिलाड़ी? इस टीम के खिलाड़ी क्या इनफरादी तौर पर जिस सलाहियत के मालिक हैं, क्या वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं? तो ये एक सवालिया निशान है और ये लगता है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो उनकी जो सलाहियतें रखते हैं वो, और जिस तरह से माजी में वो खेलते रहे हैं, गुज़िश्ता चंद माह में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर और बहैसियत टीम उनकी सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखती है, वो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और यही वो वजह है, एक वजह ये है कि पाकिस्तान के नताइज ख़राब हैं। गुज़िश्ता 6-7 माह में पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है वो किसी भी तौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की इनफरादी और इज्तिमाई सलाहियतों से बिल्कुल आप उसको एक नहीं कर सकते, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है और यही वजह है कि नताइज ख़राब है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे अब तब्दीली आ रही है आला सतह पर, क्या उसके बाद कुछ हालात ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, क्या बेहतर फैसले होते हैं या नहीं होते हैं, क्या हम अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके इख्तलाफात और अपनी बदइंतज़ामी से, गलत फैसलों से इस सतह पर ले जाएंगे कि वो मुल्क के लिए बेहतर ना खेल पाएं? क्या लीग क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला कर सकेगा जिसमें खिलाड़ियों के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वैसे ही खेलें जैसा लोग उनसे तवक्को करते हैं, और इमरान क्रिकेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हो? ये देखना भी तो ज़रूरी है ना कि हमारे मुल्क में क्रिकेट का वो हाल ना हो जाए जो हमने अपनी हॉकी के साथ किया था। अभी खैर देखिए तो PSL बिल्कुल हमारे सर पर है और PSL के बाद T20 वर्ल्ड कप भी जो है वो भी इंशाल्लाह हमने खेलना है, तो अल्लाह करे वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएं। मुझे बताएं कि आप कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं PSL से? देखिए, एक सरप्राइज तो है कि पूरे मुल्क में कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि PSL होने वाली है और 17 फरवरी को पहला मैच है और आज के दिन के बाद 16 दिन ही बाकी रह गए हैं, यानी कि 2 हफ्ते का वक्त है और पाकिस्तान में किसी को अभी तक नहीं, किसी भी सड़क पर चले जाएं, किसी भी बड़ी किसी शाहराह पर आप हों या आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर या आपको अपनी रेडियो पर या अपने अखबारात में किसी जगह ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। वो कि मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं, कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो लोगों की उस पर है, लेकिन क्या बाकी ज़िंदगी के मामलात रुक गए हैं, काम रुक गए हैं? नहीं रुके हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग तो एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अगर अब तक उसके हवाले से कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है तो फिर यकीनी तौर पर हमें इंतजामी सलाहियतों के ऊपर सवालात उठते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग इससे ज़्यादा बेहतर डिजर्व करती है। ये काउंटडाउन का एक सिलसिला होता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर एक लगा दिया जाता था कि इतने दिन बाकी हैं, इतने दिन बाकी हैं। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि अभी तक आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरफ नहीं लगाया और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हम भी देखे, वरना डिफरेंट शहर जो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल, और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उसने ड्राइव करना है। देखिए, आपकी एक कैंपेन होती है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब UAE में मैचेस होते थे तो वहां पर तो आपके जो रेडियोज हैं, रेडियो के ऊपर सुनने को मिलता था, आपका गाड़ियों में लोग बताते थे कि यहाँ पर कैंपेन है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। लेकिन जब से हम अपने मुल्क में कर रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो PSL के साथ जुड़े हैं सोए रहते हैं, उनको कुछ देर से पता चलता है कि कुछ करना है इस हवाले से भी। तो बात के इनकाद के पीछे छुपना ये किसी भी तौर बेहतर नहीं है। आपको इस एक ऐसे इवेंट से जिससे आप अरबों रुपए कमाते हैं और ICC के बाद दूसरा बड़ा पाकिस्तान के लिए आमदनी का जरिया है, अगर आप उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, ऐसा सलूक करेंगे तो फिर ये बड़ा अफसोसनाक है। सब कुछ फ्रेंचाइजीज के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए ना कि फ्रेंचाइज मालिकान खुद करें, फ्रेंचाइज अपनी सतह पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। भाई, तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सुपर लीग का डिपार्टमेंट है PSL का, उसने क्या करना है? क्या ये सब सारा साल तनख्वाहें लेनी है और एक महीना भी ठीक तरीके से काम नहीं करना है? तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि बुनियादी तौर पर जो साहब गए हैं। हाफिज इमरान, क्विकली मुझे बताइए, PSL और हमने देखा जब भी PSL का सीजन आने वाला होता है ना तो अली जफर और जो PSL के दरमियान एक बड़ा मजेदार सा एक रिलेशनशिप है ना, तनाज़ा हमेशा से सामने आ जाता है। आपको इस बार वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखें, अली के बारे में इतलात यही है कि वो गाना गा रहे हैं इस मरतबा। पाकिस्तान सुपर लीग का जो तराना है वो एक रुकावट आई थी दरमियान में, कुछ दिन कबल गुजरे हैं, लेकिन अब दोबारा लगता है कि जो अली और PSL के दरमियान एक दीवार खड़ी थी, या अली और पाकिस्तान सुपर लीग की जो जोड़ी है उसके ऊपर खतरात के बादल थे, वो लगता है कि साए जो हैं वो छट रहे हैं और जो दीवारें हैं, वो जो दूरियां हैं वो खत्म हो रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि अली जफर गाना गाएं PSL के लिए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आज भी हम नौवें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोगों के जहनों में या जो नक्श है ना, या जो लोगों को अपनी सीटों से खड़े करते हैं, जो तराने PSL में बने हैं, उनमें अली जफर नुमाया नजर आते हैं। और ये एक अच्छा इजाफा जरूर होगा। आपने कहा कि सरप्राइज क्या हो सकता है, तो मेरा ख्याल है यही एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि अली एक मतलब फिर PSL के लिए गाना गाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है अली ऐसे हर साल PSL के लिए गाना बना रहे थे, लेकिन इस बार ऑफिशियल जो है ना उनका गाना वो PSL का होगा। बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे। मुझे छोटी सी ब्रेक बाद हाजिर होते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।